हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में 27 मई आज एसएससी जीडी का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा। और साथियों देखिए, जिनका एग्जाम अभी बाकी है आप हमें ज़रूर बता दीजिए आपका पेपर कब है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जैसे क्वेश्चन ये था कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। और साथियों, 92वां जो संविधान संशोधन था उसमें देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में जो भाषाएं हैं वो आपके जिस भी ऑप्शन में था वही आपको टिक करना था। इसके बारे में बता देते हैं। तो 92 ये जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको वर्ष 2003 में पारित किया गया था। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई थी, यानी 4 भाषाएं इसमें जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम क्या था। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक था और इसका मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस भी ऑप्शन में आपको दे के रखा था वही आपको टिक करना था। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 था। इस योजना के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखना था। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था। आगे देखिए, एक सवाल था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछा था, जो कि सिंपल सवाल था। इसका करेक्ट आंसर साथियों 12 हो जाता। अगर आपने भी 12 किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 12वीं जो अनुसूची है ये साथियों नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। एक सवाल था, गिद्दा पंजाब का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है। ध्यान से देखिए, गिद्दा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है जो मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो देखिए, फसल कटाई और त्योहारों के अवसर पर, इसके अलावा शादी विवाह और उत्सवों के दौरान भी यह नृत्य किया जाता है। साथियों देखिए, गिद्दा पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से बैसाखी और अन्य उत्सवों पर किया जाता है। गिद्दा में बोलियां गाने की परंपरा बहुत लोकप्रिय है। पंजाब का प्रसिद्ध पुरुष लोक नृत्य अगर पूछे तो वो भांगड़ा है, याद रखना, जो कि पहले भी कई बार इसी बार आपसे पूछ चुका है। एक सवाल था, बैडमिंटन खेल में ड्यूस शब्द का क्या अर्थ होता है। एक बैडमिंटन से रिलेटेड और एक सवाल था, वो बच्चे ने केवल बोला है कि सर और एक क्वेश्चन था, वो तो बता नहीं पाए हैं। अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। देखिए, बैडमिंटन खेल में ड्यूस शब्द का अर्थ ये पहले भी पूछ चुका है, ठीक है, कि जब बैडमिंटन में साथियों टीम समान अंक पर पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ड्यूस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता दोनों खिलाड़ियों या टीमों का समान अंक पर पहुंचना। देखिए, बैडमिंटन में सामान्यतः खेल 21 अंकों का होता है। जब स्कोर 20-20 हो जाता है तो ड्यूस जैसी स्थिति बनती है। किसी खिलाड़ी अथवा टीम को जीतने के लिए 2 अंकों की बढ़त की आवश्यकता होती है या आवश्यक होती है। बैडमिंटन खेल का संचालन जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। आगे एक सवाल था, कबड्डी का एक मैच कितने समय का होता है और उसमें कितने हाफ होते हैं। देखिए, कबड्डी का जो एक मैच होता है ये 40 मिनट का होता है और उसमें 20-20 मिनट का 2 हाफ होता है, 20-20 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 40 मिनट और 2 हाफ होता है भाई। देखिए, कबड्डी मैच में प्रत्येक हाफ 20 मिनट का होता है। दोनों हाफ के बीच सामान्यतः 5 मिनट का अंतराल दिया जाता है। कबड्डी भारत का पारंपरिक एवं लोकप्रिय खेल है
कबड्डी खेल का संचालन इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। एक सवाल था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश जो है वो आपका मालदीव है। याद रखना, मालदीव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर तैयार की जाती है। मालदीव ने एशियाई देशों में लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा याद रखना कि आइसलैंड जो है ना विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। एक सवाल था, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने निर्धारित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हेनरी कैवेंडिश ने। तो साथियों, अगर आपने भी हेनरी कैवेंडिश आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेनरी कैवेंडिश ने वर्ष 1798 में कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था। इस प्रयोग को कैवेंडिश प्रयोग कहा जाता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसके अलावा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था लेकिन जी का मान निर्धारित नहीं किया था, यह भी आपको याद रखना है। एक सवाल था, इतिहासकार विलियम डालरैम्पल ने के शोध के अनुसार अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के समय कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, करेक्ट आंसर होता 1857 का विद्रोह। ठीक है, देखिए, बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट के अंतिम सम्राट थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून यानी वर्तमान में यांगून म्यांमार में स्थित है निर्वासित कर दिया था। विलियम डेलरिम्पल ने जो है ना मुगल इतिहास पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं जिनमें द लास्ट मुगल्स प्रमुख हैं। इसके अलावा एक सवाल था कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे किस तिथि को मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था। तो 16 अगस्त 1946 अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान की मांग के समर्थन में दबाव बनाना था। इस दिन कोलकाता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। उस समय मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अलावा साथियों एक सवाल था, आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए, जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन के लिए उनका जो फूल होता है, फ्लावर, वो जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको फूल करना था। देखिए, फूल पौधों का प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर जो होता है पौधे का नर प्रजनन भाग होता है। अंडप जो होता है या कार्पिल या पिस्टिल ये पौधे का मादा प्रजनन भाग होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। अगर यही ऑप्शन थे तो मृच्छकटिकम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम ये सभी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन मृच्छकटिकम नहीं। ठीक है, देखिए, मृच्छकटिकम के लेखक जो है ये शूद्रक माने जाते हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे। मेघदूतम एक प्रसिद्ध काव्यखंड है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कला है, नाट्य रूप है, याद रखना। एक सवाल था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ना ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यह आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 मासिक पेंशन प्रदान करती है। योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को मिलता है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा संचालित की जाती है। आगे देखिए, एक सवाल था, PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिम साक्षरता दर कितनी है? तो इसका करेक्ट होता है 79.5%। देखिए, PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है और PLFS 2023-24 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 80.9% रही।
मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम दर्ज की गई। यह आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे देखिए, एक सवाल था, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त पोषण और भुगतान सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? इसका करेक्ट आंसर होता है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, एग्जिम बैंक का पूरा नाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एग्जिम बैंक जो है ये निर्यातकों और आयातकों को ऋण एवं भुगतान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एक सवाल था, एमफी यानी AMFI के अनुसार 2024 में सेबी के कड़े केवाईसी दिशा निर्देशों के बाद भारत में लगभग कितने प्रतिशत म्यूचुअल फंड खातों का केवाईसी स्टेटस वैलिडेटेड या रजिस्टर्ड था? तो इसका करेक्ट आंसर होता 93%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। देखिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अनुसार केवल लगभग 3% खाते केवाईसी होल्ड स्थिति में थे। ठीक है, सेबी के नए केवाईसी नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हुए थे। केवाईसी होल्ड वाले निवेशक एवं अपना नए म्यूचुअल फंड लेन देन नहीं कर सकते थे। केवाईसी का पूरा नाम नो योर कस्टमर होता है, याद रखना। सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? तो सैल्यूट 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ठीक है, सैल्यूट 1। देखिए, सैल्यूट 1 दुनिया का पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन था। इसे सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1971 को किया गया था। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था। देखिए, एक सवाल था, निम्नलिखित में से दुष्कर शब्द का शुद्ध वर्तनी। साथियों, जब भी शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर यह चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता है, आपको केवल ऐसा लिख के देता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है। जहाँ पर आपको दुष्कर का शुद्ध रूप बताना था तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से दुष्कर लिखा जाता है। तो ये जिस भी ऑप्शन में इस प्रकार से दुष्कर लिखा था वही आपको टिक करना था। देखिए, दुष्कर का अर्थ होता है कठिन या मुश्किल। यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। उसी प्रकार आपको पूजनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप बताना था। देखिए, पूजनीय जो है ना, इस प्रकार से यहाँ पर भी लिखा होगा जिस भी ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। पूजनीय का अर्थ होता है सम्मान या पूजा के योग्य। यह शब्द पूजा से बना विशेषण है। एक सवाल था, पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह देखिएगा साथियों, पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य होता है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, पुलिस का प्रमुख उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पुलिस अपराधों की रोकथाम और जांच का कार्य करती है। भारत में पुलिस व्यवस्था राज्य सरकारों के अधीन होती है। भारतीय पुलिस सेवा को इंडियन पब्लिक पुलिस सर्विस कहा जाता है। इसके अलावा उपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको चुनना था कि उपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें उप, यही उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए उप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए, उपकार शब्द उप प्लस कार से मिलकर बना है। उप एक संस्कृत उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग शब्द जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित करता है। ये निम्नलिखित में से तिरस्कार शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। तो यहाँ पर तिरस्कार जो है ना, देखो ऑप्शन नंबर बी में सही से लिखा हुआ है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। तिरस्कार शब्द का अर्थ होता है अपमान या अनादर करना होता है। यह भी संस्कृत का ही मूल शब्द है। एक सवाल था, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अब ये इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। देखिए, जंगल का कई सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि वन होता है, वन के अलावा अरण्य होता है, कानन होता है, विपिन होता है, जंगलात होता है। तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपको चुनना था। ये थे आज के साथियों फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस जितने मिल पाए थे। अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। लास्ट में एक एक्स्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास भी आएगा, उसको भी देखना है। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।